Hello students, welcome back. I am CA Pramod Patipati and you are watching CA Final Financial Reporting classes. And let's start Ind AS 8. Ind AS 8 का जो है ना most probably आज last lecture है. We have covered all the concept accounting policies का, accounting estimates का along with the errors. ठीक है. और अभी questions बचा है वो questions solve कर लेते हैं. Start करने से पहले एक छोटा सा recap ले लेते हैं what इस अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स और एरर्स जो लास्ट लेक्चर में पढ़े थे ना उसका एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं. तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होता है? अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉर्मली दी बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बरोबर. बेसिस है ये प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इसका एग्जांपल भी दिया, जैसे एग्जांपल है पीपीई में क्या है, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं. इन्वेंट्रीज में क्या है, हम कौन सा वो कॉस्टिंग फॉर्मूलाज फॉलो करते हैं ना, फीफो, वेटेड एवरेज, वेटेड वैग जो है ना वो. चलो ये क्या है अकाउंटिंग पॉलिसी से. अब ये अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ना ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा. ये अकाउंटिंग पॉलिसीज ईच एंड एवरी इंडियस में वो डिफाइंड है ऑलरेडी. ठीक है. ट्रांजेक्शन्स का जो भी अकाउंटिंग है वो पर्टिकुलर इंडियस में डिफाइंड है. इफ इन केस अगर डिफाइंड नहीं है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, इंडियस एक रोड मैप देता है फॉर द पर्पस ऑफ कैसा हम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स डेवलप कर सकते हैं. कैसा डेवलप करेंगे? मैनेजमेंट का जजमेंट यूज करके. अब मैनेजमेंट जब जजमेंट यूज करेगा तो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी निकल के आएगा वो कैसा होना चाहिए? रिलेवेंट एंड रिलायबल. क्या रिलेवेंट होना चाहिए? रिलेवेंट इन द सेंस करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स. और रिलायबल यानी क्या? इट शुड बी प्रूडेंट, बायस नहीं होना चाहिए और फेथफुली कैश फ्लो प्रेजेंट करना चाहिए. मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो फेथफुल प्रेजेंटेशन होना चाहिए. देन उसके बाद अगर जब मैनेजमेंट को दिक्कत हो रहा है जजमेंट डेवलप करने अकाउंटिंग पॉलिसी का तो फिर वो रेफर कर सकते हैं कुछ रेफरेंस मॉड्यूल्स. वो रेफरेंस मॉड्यूल्स हमने देखा था. कौन सा रेफरेंस मॉड्यूल है? अगर इंडेस जो है ना कोई भी दूसरा इंडेक्स सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को डील कर रहा है तो फिर उस केस में उस सिमिलर वो उस इंडेक्स को रेफर कर लेंगे. सेकंड, अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देख लो. कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में मिल जाए कुछ. अगर वहां पे भी कुछ नहीं मिला तो फिर उस केस में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड करके एक है जहाँ पे प्रोनाउंसमेंट्स है, जहाँ पे सब कुछ डिफाइंड है. यानी क्या वहां पे भी वो उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के रिलेटेड कुछ डिफाइन होगा. अगर वो भी नहीं है तो फिर उस केस में कोई दूसरा कंट्री का जो है ना प्रोनाउंसमेंट यूज कर सकते हैं जो जिसका सिमिलर नेचर और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो. ठीक है. सिमिलर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हो. और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी लगाएंगे ना वो कंसिस्टेंट बेसिस में लगाएंगे. ईच एंड एवरी ईयर वो कंसिस्टेंट बेसिस में लगाना चाहिए. अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, हमें जो है ना ईयर ऑन ईयर हमें कंपैरिजन डिफिकल्ट होगा और मेरा प्रॉफिट्स में भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे. ठीक है. देन कम्स चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी. चेंज कब करेंगे जब इट इज रिक्वायर्ड बाय इंडिया. इंडिया स्पेसिफिकली बोल रहा है कि चेंज कर लो. अगर नहीं है तो फिर उस केस में जो भी चेंज है ना वो चेंज मोर रिलायबल एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फिर उस केस में मैं चेंज अलाउड है. जब भी चेंज करेंगे तो फिर उस केस में अगर इंडिया रिक्वायर्ड है, अगर इंडिया बोल रहा है कि चेंज कर लो तो फिर चेंज कर लो इन द सेंस क्या, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन देगा, वो ट्रांजिशनल प्रोविजन को अप्लाई करो. अगर नहीं बोल रहा है तो फिर उस केस में जो है ना उस केस में हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे. कैसा रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करेंगे? स्टार्ट से. यानी क्या? जब भी मैंने फॉर एग्जांपल मशीनरी परचेस किया 2001 में और 2005 में मैं उसका क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ. क्या चेंज कर रहा हूँ? अकाउंटिंग पॉलिसी. यानी क्या? उसको रिवैल्यूएशन मॉडल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. तो फिर यहाँ पे 2001 से लेके 2005 तक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट. ठीक है. उसका हमने देख लिया कैसे करना है. ये जो रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है ना ये इंडियस वन में भी आएगा जिसमें क्वेश्चन एक बड़ा सा सॉल्व करना है हमें. यहाँ पे सिंपल इतना समझ लो, न्यू पॉलिसी से मेरा जो है ना अकाउंटिंग इफेक्ट निकालो. अकाउंटिंग इफेक्ट इन द सेंस समझो फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री है. अभी न्यू पॉलिसी के हिसाब से इन्वेंट्री निकाल लो कितना आ रहा है, समझो 20,000 आ रहा है. फिर ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से इन्वेंट्री निकाल लो, समझो 15,000 आ रहा है. तो फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5,000. ये 5,000 मुझे क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना है क्योंकि न्यू पॉलिसी के हिसाब से 20,000 होना चाहिए ना. तो फिर उसके लिए न्यू पॉलिसी के हिसाब से 20,000 होना चाहिए. 5,000 जो है ना उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. तो असेट साइड इन्वेंट्री में 5,000 ऐड कर दो और सेम हम रिटेन अर्निंग्स में एडजस्ट कर लेंगे. रिटेन अर्निंग्स में क्यों एडजस्ट करेंगे ये भी बताया मैंने. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. अब अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अलाउड नहीं है तो फिर प्रोस्पेक्टिवली हम एडजस्ट कर सकते हैं. और दो चीजें जो है ना अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा. दो चीजें हैं जो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा. कौन सी चीजें? एप्लीकेशन ऑफ एन अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजेक्शन जो दैट सब सिग्निफिकेंटली डिफर्स इन द सब्सटेंस फ्रॉम द प्रीवियसली अकरिंग. यानी क्या? मेरा जो है ना होटल का बिजनेस है और होटल के बिजनेस मैं करते रहता हूँ, राइट. और सिमिलरली ये 16 लगाऊंगा होटल के ऊपर. सिमिलरली दूसरा होटल चला रहा हूँ, दूसरा होटल है मेरे पास, उसको लेट आउट किया. दोनों भी होटल है सर, दोनों के ऊपर भी 16 लगाओ. नहीं ना, मैं पहले तो खुद मैनेज कर रहा हूँ इस होटल को. इस होटल को क्या किया मैंने? रेंट आउट किया. फिर इसके ऊपर इंडेक्स 40 लगेगा ना. ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं माना जाएगा. और
साथ साथ में एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रांजैक्शन अदर इवेंट्स और द कंडीशन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। पहले था ही नहीं, अभी न्यू न्यू आया है, तो फिर उस केस में इसको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं मानेंगे। चलो, अकाउंटिंग पॉलिसी देखने के बाद हम एरर्स के पास जाते हैं। एरर्स के पास जाएंगे सर, क्यों? क्योंकि एरर्स और अकाउंटिंग पॉलिसी में एक सिमिलर है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट दोनों में भी करना पड़ता है। अब एरर्स क्या है सर? व्हाट यू मीन बाय एरर्स? एरर्स इज नथिंग बट, समझो, इन प्रीवियस ईयर या कभी भी हमने क्या किया, हमने कुछ तो एक असेट को गलती से रिकॉर्ड कर लिया, कुछ गलती हो गया ना। एरर मतलब क्या है? गलतियां, राइट? समझो फॉर एग्जांपल 2001 में मुझे क्या है ना, 5000 का मशीनरी इनपुट करना था। मैंने क्या किया, 50,000 का इनपुट किया, +10 ऐड हो गया, गलती से हो जाता ना, फटाफट करते समय। तो ये क्या है? गलती। और मुझे 2003 में जाके पता चला, तो फिर मुझे क्या अब समझा कि 2001 में मैंने गलती एंट्री किया है, तो फिर वो एरर एग्जिस्ट कर रहा है, और वो एरर के ऊपर बेसिस में मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है। यानी क्या, 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना और 50,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत फर्क है, बरोबर? तो उसके लिए एज पर इंड एस इफ एनी मिस्टेक्स एग्जिस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना इंड एस के हिसाब से कंप्लाइंट नहीं मानते। कंप्लाइंट इन द सेंस, उसको अनकम का रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मान लेंगे, ऐसे समझ लो, नॉन कंप्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मानेंगे एज पर इंड एस। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको करेक्ट करना पड़ेगा। एरर को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अगर वो एरर कंपैरेटिव में ही है, क्या अगर वो एरर कंपैरेटिव में है? एग्जांपल समझो यहाँ पे, समझो ये 23 और 24 एरर यहाँ पे हो रहा है, ये कंपैरेटिव ईयर है, ठीक है? और ये मेरा करंट ईयर है। अगर यहाँ एरर यहाँ पे है, तो यहाँ पे करेक्ट कर लो कंपैरेटिव में डायरेक्टली, और मुझे थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर समझो मेरा 2021 में एरर है, 2022 में है, 2023 में कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, 2024 में हो रहा है, तो बताओ, मैं तो 2021 में जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ, बरोबर? मेरे पास नहीं होगा, वो क्लोज हो गया होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। क्या? थर्ड बैलेंस शीट। थर्ड बैलेंस शीट निकालना पड़ेगा। अब ये थर्ड बैलेंस शीट क्या है? ये कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा। कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट। जब कंपैरेटिव ईयर का ओपनिंग बैलेंस शीट होगा, जो भी एडजस्टमेंट करना है मुझे, जो भी एडजस्टमेंट करना है इसमें कर लूंगा। जो भी एडजस्टमेंट करना है इसमें करूंगा। जैसे जो है ना, मशीनरी, मशीनरी क्या 45,000 से लेस करना था ना, तो 45,000 जो है ना पीपी से लेस कर दूंगा, और यहाँ पे रिटेन अर्निंग से एडजस्ट कर दूंगा। ये थर्ड बैलेंस शीट बनेगा। समझा? व्हेन एरर एग्जिस्ट इन मोर देन वन पीरियड्स, पिछले सालों के जो है ना कंपैरेटिव से ज्यादा कोई भी ईयर्स में मेरा एरर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर उस केस में हम क्या मानेंगे? वो एडजस्टमेंट को, वो भी जो भी है एरर है उसको करेक्ट करना पड़ेगा, और थर्ड बैलेंस शीट बनाना है तो बनाना पड़ेगा। सिंपल। अब एरर्स में कौन से स्टेजेस में हो सकता है? प्रेजेंटेशन में हो सकता है, मेजरमेंट में हो सकता है, डिस्क्लोजर में हो सकता है, और द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कोई भी स्टेज में एरर हो सकता है। अगर वो मुझे समझ गया कि ये एरर है, तो फिर वो एरर को करेक्ट करना ही पड़ेगा। देखो, और यहाँ पे एक चीज बहुत है, यहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन है, ईदर मटीरियल और इमटेरियल एरर मेड इंटेंशनली टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मेड इंटेंशनली टू अचीव अ पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन, दिस इज नथिंग बट अ फ्रॉड। यहाँ पे एरर जो है ना, फ्रॉड भी कवर करते हैं। फ्रॉड को भी हम क्या मानेंगे? एरर मानेंगे, और एरर को हम क्या करेंगे? करेक्ट कर देंगे। फ्रॉड कोई भी ईयर में हो, कोई भी ईयर में हो, हमें एडजस्टमेंट 10 साल के पहले भी हो ना, तो फिर 10 साल पहले से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर इनके समझो अगर नहीं होता है, इम्प्रैक्टिकेबल है, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? प्रोस्पेक्टिवली कर सकते हैं। सिंपल। समझा ये चीज? अब एरर कैसे कैसे हो सकते हैं? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स? एरर्स हो सकते हैं सर, यहाँ पे मैं बोलूँ, एरर्स हो सकते हैं मैथमेटिकल हो सकते हैं, जैसे अभी बताया 50,000 को 5,000 को 50,000 किया, राइट? इंटेंशनल एरर हो सकते हैं, समझो कैश को कुछ ये कर दिया, कैश को चोरी कर दिया, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड बोल सकते हैं, राइट? और उसके बाद एरर्स बहुत तरह के हो सकते हैं यार, एरर छोटे मोटे हो सकते हैं ना। तो वो एरर हमें करेक्ट करना पड़ेगा, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली करना पड़ेगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिवली अगर नहीं हो पाता है, तो फिर उस केस में प्रोस्पेक्टिवली कर लेंगे। सिंपल। चलो आ जाते हैं फिर किसके ऊपर? अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के ऊपर बोलूं मैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या है?
मेनी आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना, बहुत सारे आइटम्स है ऐसा जो हम करेक्ट मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं बता पाते, उसको एस्टिमेट करना पड़ता है, जैसा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देन वारंटी प्रोविजंस। फिर उसके बाद क्या है और क्या होता है, एनआरवी जो है ना, इन्वेंट्री का एनआरवी, हम ये सारी चीजें क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। जब एस्टिमेट कर रहे हैं जब एस्टिमेट कर रहे हैं तो फिर उस केस में ये एस्टिमेशन को चेंज भी आता है। करंट ईयर में मेरे पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन क्या है कि समझो फॉर एग्जांपल पीपीई है। पीपीई का यूजफुल लाइफ मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा, और मुझे आज के दिन लग रहा, अरे यार इसको जो है ना 8 साल यूज कर सकते हैं, बरोबर 8 साल तक यूज कर सकते हैं। अब 8 साल तक जब यूज कर सकते हैं ये करंट ईयर इन्फॉर्मेशन के बेसिस में, नेक्स्ट ईयर मुझे जाके क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में मशीनरी अच्छे से नहीं चल रहा या मशीनरी में कुछ ब्रेकडाउन आया, तो फिर इस केस में क्या हुआ ब्रेकडाउन आया, तो फिर मुझे लग रहा है मशीनरी जो है ना 8 साल तक यूज नहीं हो सकता, 5 साल तक ही हो सकता है, बरोबर है। तो फिर यहाँ पे फर्स्ट ईयर में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था उसके बेसिस में मैंने एस्टिमेट किया, सेकेंड ईयर में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल था उसके बेसिस में मैंने एस्टिमेट किया। तो फिर सेकेंड ईयर में चेंज आ गया ना, फर्स्ट ईयर में 8 और सेकेंड ईयर में 5, दिस इज चेंज इन एस्टिमेट्स, राइट। तो जब भी चेंज इन एस्टिमेट्स है, इसको हम एरर नहीं मानेंगे। अभी सोच सकते हैं ना कि यार हमें 8 साल करके पकड़ के एरर कर दिया, नहीं, ये एस्टिमेट है, ये एरर नहीं है और प्रायर पीरियड करेक्शन भी नहीं है, तो फिर उस केस में इसको क्या है, प्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट करेंगे। क्या? प्रोस्पेक्टिवली अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर ऑलवेज एडजस्टेड प्रोस्पेक्टिवली। अब क्यों? क्योंकि बताया, क्योंकि चेंज इन इन्फॉर्मेशन बहुत बार होता है, तो फिर उसके बेसिस में हमारा एस्टिमेट्स चेंज होते रहते हैं, सिंपल। कब एडजस्ट एडजस्ट करेंगे? अगर करंट ईयर में है तो करंट ईयर में करेंगे, और इन फ्यूचर पीरियड का रेफरेंस है तो इन फ्यूचर पीरियड कर लेंगे, सिंपल। चलो, ये सारा चीजें तुम्हें रिवाइज कर लिया मैंने, जो जो पढ़ा। अब क्वेश्चंस में चले, समझा? कोई डाउट है? 153। नो सर। चलो क्वेश्चंस करते फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ भी हो गया। अच्छा, एथ वाला फिर से पढ़ लो। रुको मैं ही पढ़ा देता हूँ, एथ वाला रीड कर लिया ना ऑलरेडी। An entity has presented a certain material liabilities as non-current in the financial statement for the period up to 31st March 2011। up to 31st March 2011 यानी अब प्रीवियस ईयर जो भी ईयर्स है जहाँ पे करंट लाइबिलिटी था, नॉन करंट लाइबिलिटी था, उसको हम नॉन करंट मटेरियल लाइबिलिटीज को हमने क्या करके रखा, नॉन करंट क्लासिफाई करके रखा। While preparing the annual financial statements for the year ended 31st March 12, management discovers that these liabilities should have been classified as current। ठीक है, क्या करना चाहिए था, करंट में क्लासिफाई करना चाहिए था। द मैनेजमेंट इंटेंस टू रीस्टेट द कंपैरेटिव अमाउंट for prior period as at 31st March 2011। Would this reclassification of liabilities from non-current to current in the comparative should be considered to be correction of error as per Ind AS? Would the entity need to present the third balance sheet? हाँ सिंपल है ना, सिंपल है। यहाँ पे क्या बताया था, कल बताया था ना मैंने। समझो ये 2000 लेवल है, ये 2012 है। यहाँ पे जो भी ईयर्स थे, कितने भी ईयर्स थे, जो लाइबिलिटी था ना, जो लाइबिलिटी था, उस लाइबिलिटी को क्या करके दिखाया था, नॉन करंट। जो दिखाना चाहिए था करंट में, बरोबर। तो फिर यहाँ पे जाके मुझे पता चला उसको करंट में दिखाना चाहिए। और अब लग रहा है कि यहाँ पे जो करंट दिखाना चाहिए, हमने प्रीवियसली क्या गलती कर लिया, राइट, गलती किया ना, नॉन करंट में दिखा के, बरोबर। करंट यानी क्या, इट शुड बी एग्जॉस्टेड विद इन 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटी मतलब क्या, 12 महीने में ये खत्म हो जाएगा। और नॉन करंट मतलब क्या, ये सालों साल चलते आएगा, बरोबर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी से ही है। तो फिर लॉन्ग टर्म में दिखा, करंट को नॉन करंट में दिखा है, तो फिर इस केस में हमारा जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो फिर उस केस में क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं वो, क्वेश्चन में बोल रहे करेक्शन करना है, तो फिर क्या ये करेक्शन चेंज इन, सॉरी, करेक्शन है वो, करेक्शन इन, करेक्शन ऑफ एन एरर है क्या पूछ रहे हैं? यस, इट इज एन करेक्शन ऑफ एरर। क्या ये थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या? यस। हमें तो पता नहीं है कौन से ईयर से ये नॉन करंट लाइबिलिटी आ रहा है, बट यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे सालों साल से, अप टू बोल रहे हैं ना यहाँ पे, अप टू 31st मार्च 2000 लेवल बोल रहे हैं। तो फिर अप टू 31st मार्च 2000 लेवल यानी उसके पहले बहुत सालों से पड़ा होगा नॉन करंट में, बरोबर। नॉन करंट में बहुत सालों से पड़ा होगा, तो फिर उसके लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बना के हम एडजस्टमेंट करेंगे, बरोबर।
थर्ड बैलेंस शीट बना के हम एडजस्टमेंट करेंगे, और थर्ड बैलेंस शीट के इसमें हम जो भी है उस पर्टिकुलर करंट को क्या करेंगे, नॉन करंट को करंट में क्लासीफाई कर देंगे और खत्म हो जाएगा मैटर। चलो देखो, एज पर इंडियस एरर्स कैन अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ recognition, measurement, presentation, or disclosure of elements of financial statement. Financial statement do not comply with Ind AS if they contain either material error or material immaterial error made intentionally to achieve a particular presentation of the entity's financial position, financial performance, or cash flows. Potentially current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are approved for the issue. यानी क्या, अगर करंट ईयर में पता चल जाता है और करंट ईयर का ही एरर है, यानी क्या बोल रहा हूँ, करंट ईयर में एरर है और करंट ईयर में ही पता चल जाता है। हमने इवेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट देखा था, याद है क्या? समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 2012 है, ये 31 मार्च है, और यहाँ पे समझो कई तो फेब में क्या हुआ यहाँ पे, एरर डिस्कवर हो गया। फेब में नहीं, एरर हो गया फेब में, जो है ना, फेब में एरर हो गया। अब एरर होने के बाद मुझे कब डिस्कवर हुआ, वो मई में डिस्कवर हुआ। मुझे कब डिस्कवर हुआ, मई में डिस्कवर हुआ। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड ऑन 1 अगस्त। तो बिफोर अप्रूवल बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई भी एरर डिस्कवर हो रहा है तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, हम एडजस्ट कर देते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो फिर वही बोल रहा है, financial statement do not comply with Ind AS if they contain either material or immaterial, दोनों भी, made intentional to achieve a particular presentation of the entity's financial position, financial performance, or cash flow. Current period error, potential current period error discovered in period are corrected before the financial statements are approved for the issue करंट ईयर में। However, material errors are sometimes, मतलब कभी कभार नहीं, कि अपने को पता ही नहीं चलता है कौन सा एरर है, not discovered until the subsequent period. These periods errors are corrected in the comparative information presented in the financial statement for the subsequent period. ये एरर करेक्ट कब करेंगे, सब्सिक्वेंट में हम कंपैरेटिव में करेक्ट कर लेंगे। In accordance with above, the reclassification of liabilities from non-current to current would be considered as correction of error. Correction है ना? हाँ correction है, बिल्कुल। Accordingly, in the financial statements of the year ended 31st March 2012, comparative amounts as at 31st March 11 would be restated to reflect the correct classification. Restate करेंगे हम comparatives को और correct classification दिखाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि थर्ड बैलेंस शीट बनाना है या नहीं। थर्ड बैलेंस शीट कब बनेगा, जब प्रीवियस ईयर जो भी है ना, एरर एग्जिस्ट कर रहा। अब प्रीवियस ईयर में एरर एग्जिस्ट कर रहा था तो फिर उस केस में हमें बनाना पड़ेगा। रिक्वायर्स एन एंटिटी टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट as at the beginning of the preceding period in addition to minimum comparative statements. If inter alia, it makes a retrospective restatement of its items in the financial statement, and restatement has material effect on the information the balance sheet at the beginning of the preceding year. यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट की बात करें, अच्छा ये कंक्लूजन नहीं दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कंक्लूजन नहीं दिया है कि थर्ड बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं। ये सिर्फ यहाँ पे छोड़ दिए कि इन केस अगर क्या बोलते हैं, मटेरियल इफेक्ट है और रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, उसको थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। तो वही है, अगर इन केस पहले प्रीवियस ईयर्स में बनाना पड़ेगा तो फिर थर्ड बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर्स में एरर्स एग्जिस्ट करेगा तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनाना पड़ेगा। वही बोल रहे हैं, कंक्लूसिव ये नहीं दिया मेरे हिसाब से। अगर यहाँ पे कुछ डेट नहीं दिया है ना, उसके लिए कंक्लूसिव नहीं दिया। अगर डेट दे दे तो हम कंक्लूसिव हो जाते हैं। ठीक है, कोई डाउट है क्वेश्चन में तो बोलो। नो सर। पक्का? हाँ। चलो, 1 हो गया, 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करो और मुझे आंसर भी बता दो साथ साथ में, रीड करने के बाद।
अब यहाँ पे कुछ लिखा रहा नहीं हूँ क्योंकि यहाँ पे पूरा प्योरली थियरी बेस्ड है। तो मैं वो जो क्या बोलते हैं कीवर्ड्स दिया है ना मैंने हैंड रिटन नोट्स पे, अगर वो भी याद करके जाओगे ना और वो लिखोगे तो मार्क्स मिल जाएगा। क्या लगता है, हेल्थ। वेदर इट इज करेक्शन ऑफ एरर और हम्म ये सर डिस्करेक्शन ऑफ एरर और थर्ड बैलेंस शीट बनेगा क्या? और डायरेक्शन बनेगा। हम्म बनेगा। बनेगा। चलो क्वेश्चन में देखते हैं पहले। An entity charged off certain expenses as a finance cost in its financial statement for the year ended 31st March 2011. While preparing the financial statements for the year ended 31st March 2012, ठीक है, management discovered that these expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost. अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? Entity charged off certain expenses. Question ध्यान से रीड करो। Charged off certain expenses as finance cost कब? For the year ended 31st March 2011. कब क्या? 2011 में क्या? While preparing annual financial statement for the year ended 31st March 2012. यानी क्या, मेरा प्रीवियस ईयर में जो है ना, प्रीवियस ईयर में फाइनेंस कॉस्ट को हमने क्या किया? फाइनेंस कॉस्ट ने कौन सा कॉस्ट था वो? अदर एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट डिस्कवर दैट दीज एक्सपेंसेस शुड हैव बीन क्लासिफाइड एज अदर एक्सपेंसेस। कोई तो एक एक्सपेंसेस था, उसको हमने क्या किया 2011 में फाइनेंस कॉस्ट में ये कर दिया। ठीक है। अदरवाइज वो किस पे आना चाहिए था? अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, फाइनेंस कॉस्ट इज रॉन्ग क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये कब हुआ? 2011 में हुआ और 2012 में हमने ये आइडेंटिफाई किया finance cost. The error occurred because the management inadvertently misinterpreted certain facts. The entity intended to restate the comparatives amount for the prior period presented in which the error occurred year ended 31st March 2011. Would the reclassification of expenses from finance cost to other expenses in the comparative is considered as correction of the error under Ind AS and third balance sheet present करना पड़ेगा क्या? क्या यहाँ पे एरर जो है ना, एरर बहुत सालों से है क्या बताओ? मेरा यहाँ पे नो सर। 31st मार्च 2011 में ही मेरा ये गलत क्लासिफिकेशन हो रहा है। पेन को क्या हो गया? ठीक है, 2011 में ही ये गलत क्लासिफिकेशन हो रहा है ना, और 2012 में इसको पहचाना मैंने। 2012 में इसको पहचान गया। तो क्या बताओ, थर्ड बैलेंस शीट अभी भी आएगा? कंफ्यूजन हो रहा है क्या थर्ड बैलेंस शीट के रिलेटेड? बोलो। क्या हाँ थर्ड बैलेंस थोड़ा। शीट अभी भी आएगा? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। चलो यहाँ पे आ जाओ। हम्म, ये क्या है? हम्म ओके चलो, यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट क्यों यहाँ पे आते हैं? चलो एग्जांपल लेते हैं। राइट, एग्जांपल लेते हैं। इन 2010, ठीक है, अभी रिसेंट लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 2020 में परचेज मशीनरी, परचेज मशीनरी
फॉर ₹20,000। ठीक है, फॉर ₹20,000 एंड रिकग्नाइज्ड इन बुक्स। ठीक है, अब सिंपल है, समझो हम मैंने क्या किया, परचेस किया मशीनरी 20,000 का एग्जांपल ले रहा हूं ताकि इजीली समझ में आ जाए। अब ये पास हो गया 2021 20। इनिशियली तो हम कॉस्ट में रिकग्नाइज करते हैं ना, इनिशियली हमने क्या है, जो भी पे कर रहे हैं उसके बेसिस में हम कॉस्ट में मेजर करते हैं एज पर इंडिया 16। 2021 में हमने क्या माना, इसको क्या माना कि रिवैल्यूएशन में कर लेते हैं सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंट वैल्यूएशन में अपना इंडिया 16 दो ये देता है ऑप्शन, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कोई भी सेलेक्ट कर लो एज पर योर चॉइस। रिवैल्यूएशन मॉडल सेलेक्ट कर लिया हमने। 2022 में आ गया, 2023 में आ गया और 2024 में आ गया। दिस इज माई करंट ईयर। ठीक है, दिस इज माई करंट ईयर। अब ये करंट ईयर है ना, करंट ईयर में मुझे क्या समझा, मुझे क्या लगा कि यहाँ पे मुझे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए। मुझे क्या लग रहा है, मुझे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा अनलिस्टेड था, एंटिटी मेरा जो है ना अनलिस्टेड था, उसको मुझे लिस्टेड में लेके जाना है। और नॉर्मली ये जो ऐसा जो मशीनरी है ना, लिस्टेड कंपनीज कॉस्ट मॉडल में ही दिखाते हैं, तो फिर मुझे क्या स्ट्रीमलाइन करना था, उसके लिए कॉस्ट मॉडल में लेके जा रहा हूँ। तो वेदर इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, यस सर, दिस इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट? ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब बताओ, एज पर इंडियस 8 के हिसाब से, अगर हम कोई भी चीज वॉलेंटरली ये कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, वॉलेंटरली चेंज कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। क्या मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना यहाँ पे? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी इस टाइप ऑफ मशीनरी है, मार्केट में लिस्टेड एंटिटीज इस टाइप ऑफ मशीनरी को कॉस्ट में कर रहा है, और उसको स्ट्रीमलाइन करना है, मैं भी कॉस्ट में करूंगा क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इजीली कंपेरेबल होगा ना, बरोबर? इजीली कंपेरेबल होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉस्ट मिला है, ये मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब बताओ, यहाँ पे वॉलेंटरली हम ले रहे हैं ना, वॉलेंटरली, तो इंडेस 8 क्या बोल रहा है? इंडेस 8 सेज दैट, इंडेस 8 स्टेट दैट कि यहाँ पे जो भी मशीनरी परचेस किया था, जो मशीनरी परचेस किया था, दिस मशीनरी दिस मशीनरी तुमने कब परचेस किया, जाके देखो। मैंने परचेस किया 2020 में, 2020 में। तो फिर ऐसा मानो कि 2020 में तुमने परचेस किया था, और उस 2020 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, दैट अज्यूमिंग दैट यू हैव अप्लाइड कॉस्ट मॉडल। यानी क्या, मैं पहले तो रिवैल्यूएशन अप्लाई कर रहा था ना, पहले तो रिवैल्यूएशन अप्लाई कर रहा था, बरोबर? यहाँ पे पहले तो रिवैल्यूएशन अप्लाई कर रहा था, अभी कॉस्ट में आया। बट इंडिया 8 बोलता है अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तुम, तो फिर उस केस में तुम्हें रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। वॉलेंटरीली कर रहे हो तो रेट्रोस्पेक्टिव करना पड़ेगा। रेट्रोस्पेक्टिव यानी क्या? हमें बहुत सालों पहले पहले जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा मशीनरी कब परचेस किया। मशीनरी 2020 में परचेस किया, तो 2020 इधर तो कॉस्ट में ही होगा, 2021 से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा 4 साल के लिए। मेरा करंट ईयर क्या है? दिस इज माई करंट ईयर। मेरा कंपेरेटिव ईयर क्या है? दिस इज माई कंपेरेटिव ईयर। ये मेरा कंपेरेटिव ईयर है। अब बताओ, मेरा यहाँ पे चेंज कब से करना पड़ेगा मुझे? 2021 में करना पड़ेगा, 22 में करना पड़ेगा, 23 में करना पड़ेगा, तीनों तीनों ईयर में करना पड़ेगा, राइट? 3 साल में ही करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे 2021 में जाके चेंज कर सकता हो क्या, बताओ? वेदर आई कैन चेंज 2021 का अकाउंटिंग जाके, उस ईयर में जाके मैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओपन करके फिर से कर सकता हूँ क्या, बताओ? बोलो। नो सर। नहीं, बरोबर। 22 पे जाके कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेंगे, हमारे पास बुक्स तो क्लोज हो गए ना। उसके लिए हम क्या करते यस। हैं, यहाँ पे कंपैरेटिव जो है ना, कंपैरेटिव्स में यानी 2023 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बैलेंस शीट बनाएंगे। यहाँ पे जो है ना, फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट वी विल प्रिपेयर थर्ड बैलेंस शीट। क्या करेंगे, हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। अब थर्ड बैलेंस शीट क्या है? अगर थर्ड बैलेंस शीट देखोगे ना, तो कैसे बनेगा? यहाँ पे 2023, सॉरी, 1 अप्रैल 2023, कंपेरेटिव्स मेरा होगा 24 25, एक है। ठीक है, तो फिर मेरा 2023 और 2024, ये क्या है, मेरा करंट ईयर है, राइट? फिर उसके बाद 22 और 23, ये क्या है, मेरा कंपेरेटिव ईयर।
अब यहाँ पे ओपनिंग बनेगा 1 अप्रैल 2022। ठीक है, और यहाँ पे इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, थर्ड बैलेंस शीट। इसको बोलेंगे हम थर्ड बैलेंस शीट। और यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करना है मुझे, यहाँ पे जो एडजस्टमेंट करना है, यहाँ पे 2021 का एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा मुझे। कब? फर्स्ट अप्रैल 2020 को। बराबर, मुझे एडजस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा। वो एडजस्टमेंट इस थर्ड बैलेंस शीट में कर लूंगा, तब जाके थर्ड बैलेंस शीट बनेगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे समझो, मैंने मशीनरी, समझो यहाँ पे मशीनरी, यहाँ पे विद डेट्स देखते क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मशीनरी परचेस्ड ऑन 5th June ऑफ 5th June 2023। ठीक है, 5th June 2023 को मशीनरी परचेस किया। अब बताओ, फिफ्थ मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 23-24। बरोबर, इसको फेब कर देते हैं। मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या है करंट ईयर? 23-24। और यहाँ पे 22 और 23 मेरा कंपेरेटिव्स है। दिस इज माय कंपेरेटिव्स एंड दिस इज माय करंट ईयर। बरोबर। और मेरा यहाँ पे कब परचेस किया? 5 फेब 2023। यानी क्या, ये कंपेरेटिव्स में 22-23 या फाइनेंशियल ईयर में परचेस किया ना। 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में परचेस किया। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट मॉडल अप्लाई कर रहा था या रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई कर रहा था, उसी को चेंज करना है रिवैल्यूएशन मॉडल में। या इन्वेंट्री समझ लो, यहाँ पे इन्वेंट्री मैं फर्स्ट ईयर में क्या किया, मैं फीफो लिया, उसको क्या कर लिया, चेंज कर लिया वैट में। बरोबर। तो फिर ये क्या हो रहा है, प्रीवियस ईयर में ही चेंज हो रहा है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर में ही चेंज हो रहा है जो भी हो रहा है, तो फिर प्रीवियस ईयर में ही चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ पे मुझे पहले जाके कुछ एडजस्टमेंट करना नहीं है ना। 2021-22 कुछ नहीं करना है, सिर्फ करना है 22-23 में। तो फिर इस केस में थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगा। इस केस में थर्ड बैलेंस शीट नहीं बनेगा। एक और एग्जांपल देता हूँ एरर का। समझा ये चीज, ये वाला पार्ट? यस सर। या अभी भी थोड़ा कुछ डाउट है? नहीं नहीं समझ। हम्म। नहीं पूछो, अगर होगा तो पूछ लो। देखो एरर है, ठीक है, एक न्यू सेशन क्रिएट करते हैं, उसमें करते हैं ये एरर वाला एग्जांपल। अच्छा चलो, एरर का एग्जांपल लेते हैं। एंटर्ड इन द बुक्स एज 1 लाख। अब क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ना 10,000 होना चाहिए था। बरोबर। बट यहाँ पे एक एडिशनल जीरो आ गया, 1 लाख हो गया ये। एंड द एरर वॉज डिस्कवर्ड। कब डिस्कवर्ड हुआ? समझो यहाँ पे 2026 में डिस्कवर हुआ। 2026 यानी 25-26 के ईयर, फाइनेंशियल ईयर में। 25 और 26 के ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे क्या है, डिस्कवर हुआ क्या, दैट दिस एरर हैपेंड। अब कितने साल चले गए बोलो? 22, 23, 23, 24, 24, 25 और 26 आ गया। एरर कब हुआ? यहाँ पे एरर हुआ। बरोबर, यहाँ पे एरर हुआ। और नॉर्मली नॉर्मली यहाँ पे इंडेक्स क्या बोल रहा है, अगर कोई भी एरर एग्जिस्ट कर रहा है, इन केस इफ देर इज एन एरर, तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं डिस्कवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कवर कर रहा हूँ। बरोबर, यहाँ पे डिस्कवर कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे मुझे देखो, दिस इज माई करंट ईयर, यस और नो बोलो। और दिस इज माई कंपेरेटिव ईयर, यानी इन दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाना ही पड़ेगा। इन दोनों का तो बनाता है हम। बराबर। अब यहाँ पे ये दोनों का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना। 22-23 क्यों? रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट है एरर्स का, जो भी है ना रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। तो फिर एरर्स का रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करने इस पर्टिकुलर ईयर्स में तो जाके नहीं कर सकते हम। बरोबर। अब इस पर्टिकुलर ईयर में जाके नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, इसका एक थर्ड बैलेंस शीट बना दे सकते हैं। इसका हम क्या करते हैं, वी कांट करेक्ट द एरर इन दी ईयर, फाइनेंशियल ईयर बोलता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड 23-24। बरोबर, 23-23, सॉरी 22-23 एंड 23-24 में मैं जाके करेक्ट नहीं कर सकता हूँ। टू एडजस्ट द इफेक्ट वी विल प्रिपेयर थर्ड बैलेंस शीट। ये क्या करेंगे, हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। अब यहाँ पे कैसे बनेगा थर्ड बैलेंस शीट? यहाँ पे 23
तो 24 और 25 मेरा क्या है, कंपेरेटिव ईयर है। 25 और 26 ये क्या है, मेरा करंट ईयर है। और एक थर्ड बैलेंस शीट होगा 1 अप्रैल 2024 का। और यहाँ पे जो भी यहाँ पे एरर्स है ये वाले, इसका जो है ना करेक्शन कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा, एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा। समझो फॉर एग्जांपल मेरा एरर हो रहा है यहाँ पे, एरर हुआ यहाँ पे कब, 24 25 में यहाँ पे एरर हो गया, 24 25 में। और वो एरर मैंने डिस्कवर किया 25 26 में। तो बताओ, हम कंपैरेटिव तो बनाते ही है, 24 25 तो बनाते ही है, 25 26 भी बनाते हैं, बरोबर। और 24 24 अपने हाथ में है, 25 26 हाथ में है, और हम डिस्कवर कर लिया, तो फिर 24 25 में यहाँ पे एडजस्टमेंट कर देंगे डायरेक्टली, डायरेक्टली यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें जो है ना थर्ड बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रिटेन अर्निंग्स है मेरे पास, इसका सब कुछ है मेरे पास, और इसका भी है, बराबर। और इन दोनों का मैं एडजस्टमेंट डायरेक्टली कर सकता हूँ। जब प्रायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता रहूंगा तब 24 25 का क्या करूंगा, एडजस्टमेंट कर दूंगा, अगर 24 25 में एरर डिस्कवर हुआ। ठीक है, इस केस में थर्ड बैलेंस शीट नहीं आएगा, सिंपल। एक और चीज एरर के बारे में समझो, यहाँ पे टाइमलाइन है, पकड़ लो। ऑन 1 अप्रैल से लेके 2023 से लेके ये 31 मार्च है, और 1 मई 2024। अब यहाँ पे समझ लो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, और ये मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर एंड है, बरोबर। अब क्या हुआ यहाँ पे, ऑन 1 फेब यहाँ पे एरर हो गया, करंट ईयर का एरर है, बरोबर। और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे जो है ना 30 अप्रैल को मैंने क्या किया, एरर डिस्कवर्ड। तो उस केस में क्या करूंगा, अगर एरर डिस्कवर हुआ तो फिर यहाँ पे करंट ईयर का एरर ही है ना, करंट ईयर का एरर ही है, तो फिर बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको क्या करूंगा, एरर को करेक्ट कर दूंगा, सिंपल। अगर आफ्टर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, अगर हम आफ्टर अप्रूवल भी है, तो फिर उस केस में हम क्या लेंगे, अप्रूवल ले लेंगे टू रीओपन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसको करेक्ट करवा लेंगे। तो एरर को करेक्ट करना ही पड़ेगा, सिंपल। अब समझा थर्ड बैलेंस शीट कब आएगा, कुछ डाउट है बोलो। हाँ भूमि, समझ गया थर्ड हाँ। बैलेंस शीट कब आया, हाँ। पक्का। यस। खाओ पिंकी प्रॉमिस, समझ में आया करके। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर कब हुआ, 31 मार्च 11 में, बरोबर। एरर कब हुआ, 31 मार्च 2011। और हम्म। 31 मार्च 2012 में क्या हुआ, डिस्कवर हुआ, राइट। तो फिर ये प्रीवियस कंपेरेटिव ईयर है ना, मेरा यहाँ पे ये कंपेरेटिव ईयर है, और ये मेरा करंट ईयर है, और दोनों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बनाऊंगा ना। करंट ईयर यस। बना रहा हो तो कंपेरेटिव ईयर भी बनाना पड़ेगा, और प्रीवियस ईयर में ही क्या एरर है, तो फिर इस केस में थर्ड बैलेंस शीट आएगा ही नहीं, बरोबर। यस। देखो, इंड AS 8, errors can arise in respect of recognition, measurement, presentation, disclosure, or elements of the financial statement. Financial statement do not comply in AS if they contain error, material errors, or immaterial errors made intentionally to achieve a particular presentation of entity's financial position, financial performance, cash flows. Potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are approved for the issue. ठीक है। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल वाला जो है ना, अभी बताया मैंने एग्जांपल, जो करंट ईयर का है, करंट ईयर में ही डिस्कवर हुआ वो वाला है। However, material errors are sometimes not discovered until the subsequent period, and these prior period errors are corrected in comparative information presented in financial statement for the subsequent period। यानी क्या, अगर हमारा प्रायर पीरियड एरर है और वो कंपैरेटिव में है, जैसे यहाँ पे ये वाला प्रायर पीरियड एरर है और ये कंपैरेटिव है, तो फिर कंपैरेटिव में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। In accordance with the above, the reclassification of expenses from finance cost to other expenses would be considered as correction। क्या मानेंगे इसको, करेक्शन मानेंगे ऑफ द एरर एज पर इंड AS। ये बिल्कुल सही आंसर था। अकॉर्डिंगली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, comparative for the year ended 31 March would be restated। क्या रीस्टेट कर देंगे
To reflect the correct classification, Ind AS 1 requires entity to present the third balance sheet. Third balance sheet कब बनाएंगे वो सुन लो अभी. As at the beginning of the preceding period, in addition to minimum comparative financial statement, if inter alia, it makes a retrospective restatement of items in its financial statement, and the restatement has material effect on the financial information and the balance sheet at the beginning of the preceding period. Therefore, in this case, retrospective adjustment of relevant items in the statement of profit and loss account has no effects. क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव में ही कर रहा है ना, कंपैरेटिव में ही कर रहे हैं. Effect on the information of balance sheet as at the beginning of preceding. Therefore, the entity is not required to prepare the third balance sheet. अच्छा तुम्हें ना प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे देता हूँ ना इसके रिलेटेड. यहाँ पे दिख रहा है क्या? Yes, sir. चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी ग्रांट. अब नॉर्मली क्या बोल रहे हैं, अगर पॉलिसी बोलता है, अगर इंडियस बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज लेके आओ, तो फिर वो लेके आते हैं. अदरवाइज हम क्या करते हैं, अदरवाइज हम वॉलेंटरली चेंज लेके आते हैं. जब वॉलेंटरली चेंज लेके आएंगे तो रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट होगा. तो फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग 31 March 2024 द ग्रुप रिव्यूड इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी चॉइस ओवर द नेट प्रेजेंटेशन ऑफ ग्रांट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल्स. As a result, it was considered more appropriate to adopt a policy to present a grant related to property, plant, and equipment and intangibles gross as a separate liability instead of deducting from them from cost of asset and present the unwind of grant over the economic life of the other income. ये ठीक है, amortization ये ठीक है. अब क्या हुआ यहाँ पे 20 इसका बताया था शायद, मैं फिर भी बताता हूँ. इंडिया 20 में, इंडेक्स 20 में देखेंगे इसका दो मेथड होता है, एक कैपिटल मेथड और इनकम मेथड होता है. तो फिर इतना ही समझो कि यहाँ पे जो टाटा मोटर्स है उसको लग रहा था, क्या लग रहा था कि जो नॉर्मली उन लोग पहले क्या करते थे, मेरा असेट परचेस किया 100 रुपए, गवर्नमेंट से ग्रांट रिसीव किया 20 रुपीज, और इन्होंने क्या किया, नेट कर दिया और 80 रुपीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखा रहे थे. बरोबर. क्या 100 रुपीज मिला, 20 रुपीज मुझे गवर्नमेंट ग्रांट मिला और नेट करके बता दिया 80 रुपीज बुक्स में. ये क्या है, असेट डिडक्शन मेथड बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं, असेट डिडक्शन मेथड. यानी क्या, असेट के कॉस्ट में से लेस कर रहे हैं. फिर उसके बाद इनको समझा यार ये करेक्ट प्रेजेंट, करेक्ट नहीं मतलब यानी इनको सही नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने क्या किया, एक डेफर्ड ग्रांट करके एक और भी होता है. यानी क्या, असेट परचेस किया 100 रुपए का और मुझे 20 रुपए का ग्रांट मिला, यहाँ पे लेस नहीं करूंगा 100 में से. मैं क्या करूंगा, ये 20 रुपीज जो है ना, 20 रुपीज को डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में डाल के रखूंगा, डेफर्ड ग्रांट अकाउंट पे डालूंगा, और ये असेट 100 रुपीज में ही दिखेगा, 100 रुपीज में ही डिप्रिशिएट होगा. अब ये डिप्रिशिएशन जो भी मेथड है ना, ये मेथड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर ग्रांट को अमोर्टाइज करूंगा. ठीक है, उस पर्टिकुलर ग्रांट को अमोर्टाइज करूंगा. अब यहाँ पे उसी के रिलेटेड ये बोल रहे हैं कि इसके चेंज लेके आ, यानी हम पहले कैसे करते थे, असेट रिडक्शन मेथड करते थे, अब क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट मेथड से करेंगे. अब चेंज किया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. बरोबर. रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. क्या गया मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हाँ, रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. अब रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट जब करोगे तो फिर यहाँ पे तीन बैलेंस शीट बनेगा. वो अभी गवर्नमेंट गार्ड कितना था क्या था वो पहले देखना पड़ेगा कब से था करके. बस इतना समझ लो, मुझे तीन बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, बहुत पहले से चलते आ रहे हैं तो तीन बैलेंस शीट. बरोबर. क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर ईयर में जाके जब से ग्रांट मिला है ना, तब से मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा. बरोबर. यहाँ पे देखोगे तो फिर यहाँ पे 2024 इज माई करंट ईयर, दिस इज माई करंट ईयर, राइट. दिस इज माई कंपेरेटिव ईयर. बरोबर. और ये मेरा थर्ड बैलेंस शीट है. थर्ड बैलेंस शीट क्यों बना रहा है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करते हैं. बरोबर. और रेट्रोस्पेक्टिवली यानी सेंस, जिस साल से गवर्नमेंट ग्रांट मिला है उस साल से मुझे देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना चेंज है और उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. और यहाँ पे एक रीस्टेटेड करके वर्ड भी लिख देते हैं. रीस्टेटेड यानी इन द सेंस हमने चेंज किया है, कुछ कुछ एलिमेंट्स में चेंज किया है. अब एलिमेंट्स में कुछ चेंज किया बोलो यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इनटेंजिबल में और पीपी में चेंज आएगा, क्योंकि इन दोनों के रिलेटेड ही गवर्नमेंट ग्रांट है. सॉरी, इन दोनों के रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट है, तो फिर इसमें चेंज आया होगा इन दोनों में. तो यहाँ पे जाके थर्ड बैलेंस शीट बना, सिंपल. ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बन रहा है. चलो जी, समझा. Yes. क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लो फटाफट और बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए इसका. अभी ये थ्योरेटिकल है, सब कुछ थ्योरेटिकल इन द सेंस, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दो क्रॉस है, दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, वो सॉल्व करवाऊंगा. बाकी पूरा थ्योरेटिकल है, बस तुम्हें कीवर्ड्स याद रखना है, एरर्स केस में क्या करना है, और फिर उसके बाद मेरा अकाउंटिंग पॉलिसीज में कौन से ये वर्ड्स याद रखना है, फिर उसके बाद एस्टिमेट्स में कौन से वर्ड्स याद रखना है.
डन सर। डन। क्या होगा बताओ यहाँ पे, आंसर क्या होगा? अच्छा, ये बोनस ऑफ द एम्प्लॉयज का है। कंस्ट्रक्टिव बोनस, अच्छा चलो मैं पढ़ाता हूँ पहले। पहले रीड करवाता हूँ, फिर उसके बाद बताना आंसर मुझे। While हाँ। preparing the annual financial statements for the year ended 31st March 2012 में क्या हुआ? An entity discovers that provisions for the constructive obligation or for payment of bonus selected in the corporate office material in amount, बहुत बड़ा amount है, which was required to be recognized in annual financial statement for the year ended 31st March 2011 was not recognized due to oversights of the fact. The bonus was the bonus was paid actually during the financial year 31st March 2012 and was recognized as an expenses in the annual financial statements for this said year. Would the situation require retrospective restatement of comparatives in for that era? अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सिंपल सी चीज है, मुझे बोनस डिक्लेयर करना था, मटेरियल इन अमाउंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट है, और वो बोनस क्या हुआ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। इसका मतलब जो है ना, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ये इंडिया 37 में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यानी करना ही है, तुम्हें कुछ भी करो, कोई भी हालात में करना ही है, और उस पर्टिकुलर ईयर में ही करना है। समझा क्या बोला? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यानी उसके ऊपर आ गया लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी आ गया कि उसके पे करना है, अब यहाँ पे बोनस पे करना है एम्प्लॉयज को, तो ये करना ही है। इंडेक्स 37 यानी प्रोविजंस वाला जो ये है ना इंडेक्स, उसमें कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन फॉर एक ये है, मतलब अगर हम एनडीटी क्लोज कर रहे हैं तो फिर उसका एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे नको इंडियस 8 में नको, बट इतना समझ लो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यानी पे करना ही है, कुछ भी करके। ठीक है। बट यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया क्या? बिल्कुल भी नहीं। 2011 में क्या है? बट नॉट रिकग्नाइज ड्यू टू ओवरसाइट ऑफ द फैक्ट दैट द बोनस वाज पेड ड्यूरिंग, कब? 31st मार्च 2012 में दिखाया है इसको। तो क्या बताओ, क्या ये एरर है, और ये एरर को हम करेक्ट कर सकते हैं क्या? हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा 2011 में। 2013 में आइडेंटिफाई हुआ ना? ओके। बोलो। मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। हिंट दे दिया मैं। आ जाओ यहाँ पे बता दो। 2011 में लेकिन बोनस देना चाहिए था। बोनस, क्या बोलो, सेंटेंस फॉर्म करना है ना। बोनस हैज टू बी पेड, ये कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव इन द सेंस मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्टिव यानी क्या, मुझे पे करना ही पड़ता है नॉर्मली। और ये जो है ना, ये जाके कब हुआ? ये 2012 में हुआ, रिकग्नाइज्ड इन 2012, बरोबर। 2013 में ये डिस्कवर हुआ। तो बताओ सर, यहाँ पे पे करना चाहिए था, यहाँ पे रिकग्नाइज करना चाहिए था 2011 में, बट वो रिकग्नाइज कब हुआ? 12 में हुआ, और डिस्कवर कब हुआ? 13। यानी यहाँ पे अपना गलती हुआ, जो 2011 में होना चाहिए था। तो फिर लेवल में कैसा होगा? बोनस को रिकग्नाइज करूंगा प्रोविजन फॉर बोनस करके, तो मेरा लाइबिलिटी आएगा, और करेस्पॉन्डिंग मेरा एक्सपेंस भी आएगा, बरोबर। मेरा लाइबिलिटी आएगा और एक्सपेंस आएगा। अब लाइबिलिटी और एक्सपेंसेस 2011 में, यहाँ पे 2011 में यहाँ पे वो अंडरस्टेटेड है ना, अंडरस्टेटेड इन द सेंस, मेरा एक्सपेंस भी कम दिखते होंगे, मेरा लाइबिलिटी भी कम दिखता होगा, बरोबर। तो फिर यहाँ पे 11 में करना चाहिए चीज, वो कर दिया हमने 12 में। तो 12 में क्या है? ये ओवरस्टेटेड है। जब 12 में ओवरस्टेटेड है, तो फिर यहाँ पे बताओ 2013 में डिस्कवर हुआ, तो फिर मुझे 2011 में जाके इसको करेक्ट करना पड़ेगा। जब करेक्ट करूंगा, तो बताओ, दिस इज माई करंट ईयर, दिस इज माई कंपेरेटिव ईयर, और मुझे क्या है? एडजस्टमेंट करना है 2011 से। 11 और 12 में दोनों में करना है। तो फिर 2011 तो मेरे पास है नहीं ना, 11 है नहीं, तो फिर उसके लिए हम ये पे यहाँ पे क्या करेंगे? इसके लिए हम थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे। सिर्फ यहाँ पे 8 में सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि थर्ड बैलेंस शीट बनाना है कि नहीं, तो फिर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया हमें।
थर्ड बैलेंस शीट बनाना है, और थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, और जो भी प्रोविजन था 2000 लेवल में एडजस्ट कर देंगे, और 12 में से उसको निकाल देंगे, बस सिंपल। आ जाओ देखते हैं। In days 8, errors can arise in respect of recognition, measurement, presentation, disclosure of elements. ये हर एक क्वेश्चन में दिखेगा, एरर है तो ये सेंटेंस हर एक क्वेश्चन में दिखेगा। Financial statement do not comply with Ind AS if they contain either material errors or immaterial made intentionally to achieve a particular presentation of the entity's financial position, financial performance, cash flow. Potential current period errors discovered in that period are corrected before the financial statements are, किधर गया, approved for issue, ठीक है। करंट पीरियड वाला करंट ईयर में ही होगा। However, material errors are sometimes not discovered until a subsequent period, and these prior period errors are corrected in the comparative information presented in the financial statement for the subsequent period. This paragraph is common in each and every question of error का क्वेश्चन है तो ये पैराग्राफ आएगा ही, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, इन डेज एन एंटिटी शैल प्रेजेंट, थर्ड बैलेंस शीट आएगा तो ये पैरा आएगा कंपलसरी, कोई भी क्वेश्चन हो। फिर लास्ट में हम कंक्लूजन देंगे। Third balance sheet at the beginning of the preceding year in addition to minimum comparative financial statement। minimum comparative financial statement यानी क्या, current year plus previous year, इन दोनों का जो है ना उसको बोलते हैं minimum financial statements। इंटर लिया, it may retrospective restatement of the items in the financial statement and retrospective restatement as a material effect on the information in the balance sheet at the beginning of the preceding year। अब given case में क्या है, expenses for the year ended 31st March 2011 and liabilities for 2011 were understated, बरोबर, because of non recognition of bonus expenses and related provision, राइट, अंडरस्टेट हुआ। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012 जो है ना, ऑन द अदर हैंड ओवरस्टेटेड, 2012 में ओवरस्टेट हो गया, बरोबर, because of recognition of aforesaid expenses for the year ended, to correct the above error annual financial statement should be corrected। अब क्या करेंगे हम, 2011 का भी एडजस्ट करना है, 2012 का भी एडजस्ट करना है। 2011 का एडजस्ट करना है थर्ड बैलेंस शीट बनाएंगे, और 2012 का एडजस्ट करना है हम कंपैरेटिव्स में एडजस्ट कर देंगे। देखो, रीस्टेट comparative amounts, those for the year ended 31st March 2012 in the statement of profit and loss account, and present a third balance sheet as at the beginning of the preceding year, that is as on 1st April 2011, wherein it should recognize the provision for bonus and restate the retained earnings। समझा ये चीज। अभी यहाँ पे बहुत लोगों को एक डाउट आएगा, सर आपने ही तो बताया, क्या बताया था, ये प्रोविजन फॉर जो वारंटी प्रोविजंस है ना, सॉरी, जो भी बोनस प्रोविजंस वगैरह बना के रखते हैं हम, ये क्या है, ये नॉर्मली जो है ना हम एडजस्टमेंट मानेंगे, प्रोविजन है, हमें क्या पता, ये तो ये एस्टिमेशन है कि हमें बोनस पे करना है करके, बरोबर। तो एस्टिमेशन तो प्रोस्पेक्टिवली एडजस्टमेंट होता है, ये क्या पे रीस्टेटमेंट हो रहा है पूरा, रेट्रोस्पेक्टिवली हो रहा है। यहाँ पे ये चीज देखो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है, ये एक वर्ड पूरा क्वेश्चन बदल लिया। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन यानी सेंस, यहाँ पे पे करना ही है, कब करना है, 2000 लेवल में ही करना है, सिंपल। इस वर्ड ने पूरा ये चेंज कर दिया, उसके लिए हम रेट्रोस्पेक्टिवली कर रहे हैं। अदरवाइज प्रोविजंस अगर क्वेश्चन में ऐसा बताया होता कि क्या है, सिर्फ एस्टिमेशन है और प्रोविजन चेंज करना है, तो फिर हम क्या करते, अकाउंटिंग एस्टिमेट मानते और क्या करते, चेंज करते, सिंपल, क्लियर। yes, चलो क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो, फटाफट फटाफट, और इसका आंसर भी बता दो साथ साथ में मुझे रीड करने के बाद। डन। yes, क्या हो रहा है क्वेश्चन में।
फाइनेंशियल मीन्स एक क्वार्टर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर है। हम्म। फिर मैनेजमेंट इज ऑफ व्यू दैट मटेरियल नहीं ओके। है, you don't need to correct it. नाउ वी नीड टू करेक्ट इट। तो फिर वेदर द मैनेजमेंट व्यू इज एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है क्या मैनेजमेंट का व्यू? बताओ। No. क्यों? एरर के डेफिनेशन में देख क्या है हमने, क्या, मटेरियल एज वेल एज इमटेरियल, दोनों भी हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करना Correct. ही पड़ेगा, हाँ। करेक्ट करना ही पड़ेगा, बरोबर। तो फिर जो भी है हम एडजस्ट करेंगे और करेक्ट कर देंगे। Yes. ये देख लो क्वेश्चन में, होमवर्क में, रीड ही करना है, कुछ नहीं है। कोर कंसेप्ट तो बता दिया कि इमटेरियल हो और मटेरियल हो, जो भी हो हमें करेक्ट करना ही पड़ेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लो फटाफट। और कौन सा क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, कौन सा क्वेश्चन बचा है? हाँ, मेरा एक बड़ा ये वाला बचा है, 10th वाला। देन उसके बाद बचा है, हाँ, 11th वाला, ये दोनों बचा है। और एमटीपी आरटीपी क्वेश्चंस बचा है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर लो। समझ में आ रहा है ना कि क्या कर Yes. रहे हैं हम? Answer. डन। चलो, क्या हो रहा है क्वेश्चन में, बताओ। In previous year, they didn't depreciate the property. ओके, तो डेप्रिशिएट करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, वेरी गुड। तो एबीसी लिमिटेड हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विद ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 1 लाख। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, which it inadvertently omitted to depreciate in the previous financial year. The property was acquired on 1st April. The property has a useful life of 10 years and is depreciated using straight line method. Estimated residual value of at the end of the 10 year is nil. ठीक है, मेरे पास रेसिडुअल वैल्यू भी कुछ नहीं है। How the error be corrected in the financial statement for the year ended 31st March 2004, assuming that the impact of the same is considered material for the simplicity purpose, avoid tax consideration। मतलब टैक्स का कुछ देखना नहीं है। अब सिंपली है, डेप्रिसिएशन क्या कंसिडर करना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर में क्या है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 ईयर्स कितना आ जाएगा, 10,000। और नेक्स्ट ईयर में मेरा 90,000 बचेगा, राइट। फिर उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, फिर से 10,000 होगा, और सेकेंड ईयर में 80,000 बचेगा। ये फर्स्ट ईयर का है और ये सेकेंड ईयर का है, बरोबर। ऐसे ही करेंगे ना। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं पूछा है, earliest normal explanation दिया है। देखो, the error shall be corrected retrospectively restating the figures for the financial statement 2 3, and also be by presenting a third balance sheet as on 31st March X2। कब का पूछा है अपने को? अच्छा, यहाँ पे year ended 31st March X4 का पूछा है। year ended 31st March X4 का पूछे, यानी यहाँ पे परचेज कब किया हमने, 1st April। कब किया year परचेज? mention नहीं। हाँ, ईयर नहीं मेंशन है, हाँ। हम्म 2011 कंसिडर किया है इन्होंने। हम्म ठीक है, थर्ड बैलेंस शीट बनानी पड़ेगा, विच इज द बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट प्रेजेंटेड पीरियड। यहाँ पे क्वेश्चन, एक मिनट, क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं पहले, क्वेश्चन में कुछ गलती है क्या, फिर वापस ये हो जाएगा इशू। क्वेश्चन नंबर 8 है ना।
यहाँ पे एक सेंटेंस ऐड कर लो, दैट द प्रॉपर्टी वॉज, ये करेक्ट करके मिल जाएगा, प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल x1। चलो, अगर 1 अप्रैल x1 को हमने परचेस किया होगा तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड बैलेंस शीट बनेगा, बरोबर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x1, x2, x2, x3, x3 और x4, बरोबर। और यहाँ पे हम करंट पीरियड है, दिस इज माय प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, एंड ये वाला जो पार्ट है ये मेरा थर्ड, मतलब पहले, बहुत पहले का है, बरोबर। तो फिर यहाँ पे इस केस में इसको एडजस्ट करना है, इस पर्टिकुलर इसको एडजस्ट करने हमें क्या करना पड़ेगा, थर्ड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, सिंपल, बरोबर। Yes. समझा? ओके। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, मेरे पास 9 मिनट बचा है, तो 9 मिनट में तो होगा नहीं ये, समझा के। बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर लो, ये हो सकता है हमारा विद इन टाइम। ये आरटीपी कब आया? मई 23, अभी रिसेंटली भी आया है आरटीपी मई 23 में। फटाफट रीड कर लो, आराम से रीड कर लो, ऐसा नहीं समझ में आना चाहिए तुम्हें। सॉरी। Hmm. Done. डन। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, बताओ, समझा ये क्वेश्चन कुछ? हाँ, हम्म। डेट्स का कंफ्यूजन क्या हुआ? समझा है, थोड़ा डेट्स में कंफ्यूजन है। डेट्स में कंफ्यूजन है? अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्लास में। अब ऐसा बोल के ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते टेंशन आ जाएगा यार, करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। बस रीड करना है अच्छे से और इसको एनालाइज करो पहले तो, क्या हो रहा है क्वेश्चन में। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सही क्वेश्चन है, हम्म। क्योंकि 3 4 चीजें इंक्लूडेड है इसमें। वारंटी ऑब्लिगेशन एक इंक्लूडेड है, डिफेक्ट वाला पार्ट कुछ तो एक है, एक और एक इन्वेंट्री वाला पार्ट है। तो ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, हम करेंगे। बट ये हाथ से ये करके ही आना है, पक्का। अगर नहीं करके ओके। आओगे तो पाप लगेगा, करके आना है, ठीक है। ठीक तो है। फटाफट 5 मिनट बचे हैं, तो फिर क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ मैं फटाफट। x3 x4, after the entity 31st March x3 annual financial statements were approved for the issue, a latent defect
in composition of a new product manufactured by the entity was discovered. That is a defect that could not be discovered by reasonable or customary inspection. यानी क्या, सिंपल चीज क्या बोल रहे हैं, X3 और X4 में क्या हुआ, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ऑन 31 मार्च X3 में, X3 X4 में आइडेंटिफाई हुआ है कि X3 31 मार्च 2003 पे जो है ना, एक कुछ प्रोडक्ट बनाया था, नया प्रोडक्ट, और वो नया प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है, और ये डिफेक्ट हमें पहचानना पड़ा, पहचान में आ गया। जैसे ये पहचान में आ गया, और ये सिंपली बोल रहे हैं, सिर्फ इंस्पेक्शन वगैरह करने से ये पहचान में नहीं आता, बराबर, इंस्पेक्शन वगैरह करने से पहचान में नहीं आता, ये न्यूली प्रोडक्ट है, तो फिर हमने कुछ अलग से किया और ये डिफेक्ट हमें पहचान में आया। As an inspection, as a result of the latent defect, the entity incurred 1 lakh in unanticipated cost for fulfilling the warranty obligation in respect of sales made as on 31st March X3। अब यहाँ पे डिफेक्ट आया, डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, एज ऑन 31 मार्च X3 द एंटिटी को क्या करना पड़ा, इनको 1 लाख जो है ना कॉस्ट इनकर करना पड़ा। ठीक है, 1 लाख कॉस्ट क्यों, वारंटी कॉस्ट, यानी क्या, मैं सेल करता हूँ, अभी समझो ये माउस सेल किया मैंने, और ये माउस सेल किया और इसका वारंटी दिया कि अगर कुछ भी होता है ना इसका, तो फिर मैं क्या करूंगा, इसका वारंटी मैंने, वारंटी इसको सही करके दूंगा, मतलब अच्छा बना के दे दूंगा, इसको सुंदर बना के दूंगा। अब यहाँ पे इसमें डिफेक्ट आया, बरोबर, डिफेक्ट आया, अभी उसको करेक्ट करना पड़ेगा मुझे, तो फिर यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होगा वो मेरा क्या है, वारंटी ऑब्लिगेशन, एडिशनल कॉस्ट है, वारंटी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। An additional 20,000 was incurred to rectify the latent defect in the product sold during X3 X4 before the defect was detected and production process rectified, 5,000 of which relates to the items of inventory as on 31st March X3। यानी क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे इतना समझ लो कि 20,000 और एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ा, जो प्रोडक्ट में ये है ना डिफेक्ट, वो डिफेक्ट को करेक्ट करना है। वारंटी नहीं, वारंटी ऑब्लिगेशन नहीं, वारंटी ऑब्लिगेशन क्या, कस्टमर को बेच दिया, बेचने के बाद मुझे क्या करना पड़ा, कस्टमर को सही देने के लिए एक्सपेंस इनकर करना पड़ा। यहाँ पे कस्ट मेरा प्रोडक्ट मेरे पास ही है, बेचा नहीं अब तक, वो प्रोडक्ट को सही करना है, मैंने क्या किया, एडिशनल 20,000 जो है ना इनकर किया। ठीक है, अब ये 20,000 में से 5,000 जो है, 5,000 इन्वेंट्री वाला पार्ट था, इन्वेंट्री वाला पार्ट, तो फिर ये वाला जो है ना एनआरवी में कंप्यूट करने मुझे यूजफुल होगा, एनआरवी में कंप्यूट होने जो है ना यूजफुल होगा, क्यों, क्योंकि एनआरवी कैसे कंप्यूट करते हैं हम, सेल्स माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट, राइट, सेल्स माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट टू कंप्लीट। मेरे पास डिफेक्ट था और ये 5,000 वाज एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट, तो फिर ये मैंने क्या किया, देख के रखा है कि यहाँ पे एनआरवी कंप्यूट करने 5,000 ये होगा। द डिफेक्टिव इन्वेंट्री वाज रिपोर्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000 ऑन X3 X4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हेन इट्स सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट एंड सेल वाज एस्टिमेटेड टू 18,000। यानी क्या, मेरा इन्वेंट्री का कॉस्ट जो था, कॉस्ट वाज 15,000, और मेरा यहाँ पे एनआरवी, एनआरवी यानी क्या, एनआरवी है क्या, 18,000, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट है ये, एनआरवी कंप्यूट करना है, सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट टू कंप्लीट 18,000 है, माइनस 5,000 मेरा एडिशनल कॉस्ट टू करेक्ट द प्रोडक्ट इनकर हुआ, तो फिर ये मेरा 13 कॉस्ट हुआ, 13,000। तो फिर इन दोनों में से विच एवर इज लोअर मैं कंसिडर करूंगा फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन। The accounting estimates made in preparing financial statement X3 financial statements were appropriately made using the reliable information that an entity could reasonably expected to been have been obtained and taken into account in preparation and presentation of those financial statement, analyze the situation according to AS। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या, वारंटी ऑब्लिगेशन है, हमने वारंटी ऑब्लिगेशन एस्टिमेट करके रखा होगा, और एस्टिमेट में चेंज आ गया, अभी एस्टिमेट में चेंज आ गया, यानी क्या, मुझे क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, राइट, करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन इन द सेंस एरर का नहीं, एस्टिमेशन, एस्टिमेट, और ये क्या हुआ, अपडेट हुआ, तो फिर यहाँ पे ये प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट होगा वारंटी ऑब्लिगेशन। वारंटी ऑब्लिगेशन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, राइट, एस्टिमेट करके रखा होगा, अभी क्या है, एक्चुअल में कॉस्ट 1 लाख इनकर हो रहा, तो फिर जो ईयर में इनकर हो रहा उसको एडजस्ट कर देंगे, मेरे हिसाब से वही है। और जो मेरा इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर में वैल्यू हो जाएगा, और एडिशनल 20,000 कॉस्ट है ना, उसको भी हम प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से वही आंसर होना चाहिए। कहाँ पे लिखा है, ये देखो, entities financial position changes are in accounting estimates, और accounting estimates हम कैसे करते हैं, कॉस्ट, और ये अपना प्रोस्पेक्टिवली ही करते हैं, तो ये क्वेश्चन पूरा डिटेल में हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, और उसके साथ साथ में हम रिवीजन भी कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, देन इंडिया 8 खत्म हो जाएगा। सिंपल, और ये होमवर्क क्या, ये रीड करके आना, ये रीड करके Yes. आना पक्का।
नहीं तो पाप लग जाएगा। चलो बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Thank